तो आज हम लोग करने वाले हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। बहुत मारूंगा मैं तुमको, ठीक है। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है ये जानेंगे, और उसके बाद उसका जो फार्मूला है वो देखेंगे। उसके बाद उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये देखेंगे, और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? हाँ जी, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज इट प्रॉपर्टी? एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity is property. Resistance is amount. Resistance is amount of opposition that a material offer to flow of electric current. याद रहेगा? That means resistance क्या है? जो resistance है, जो भी resistance होता है जिसको हम लोग एक तो नोटेशन समझ लो। क्या नोटेशन होता है इसका? ऐसे, ये क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन है। क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन। अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन किस चीज का ऑपोजिशन? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी रेजिस्टेंस क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन है किसका? करंट का। डेट मीन्स रेजिस्टेंस क्या करेगा? अगर किसी वायर से करंट पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस करंट को कम कर देगा। डेट मीन्स करंट के अमाउंट को फ्लो करने से रोकेगा उसके अंदर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। और किससे डिनोट करते हैं इसको? ये इसका नोटेशन है, याद रहेगा? क्लियर हुआ? तो हमने बेसिक चीज क्या समझ लिया कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल का क्या है? बोलो। अब करंट को अपोज करने का टेंड वो है अमाउंट। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करने का जो काम कर रहा है, कितना अपोज करेगा, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। जैसे एक आदमी है, ईमानदार है, और दूसरा चीज होते हैं ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? टेंडेंसी है, और ईमानदार क्या है? अमाउंट है कि कितना उसको, कितने पे बिकेगा बेचारा, या कितना तक वो नहीं बिकेगा। तो क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए, सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला क्या है? R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, रो क्या है इसमें? रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, सेकंड है एल। एल क्या है? लेंथ। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? ये फार्मूला आप लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक चीज बताओ, अगर आपके पास दो कंडक्टर होता, क्या? नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। एक आपके पास कंडक्टर होता, मान लो ऐसे, इसका एरिया होता A1, ठीक है, और इसका लेंथ होता L1,
ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर होता, मान लो इसका एरिया होता A2 और इसका लेंथ होता L2, ठीक है। इसका जो रजिस्टिविटी होता मान लीजिए ρ1 और इसका रजिस्टिविटी क्या होता ρ2, ठीक है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते थे कि जो R1 होगा उसको लिख सकते हैं ρ1 L1 अपॉन A1, लिख सकते हैं ना। और इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं R2 इक्वल टू ρ2 L2 अपॉन A2, लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो आपको, इन दोनों को कंपेयर करना हो तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 दैट बिकम्स ρ2 अपॉन ρ1। L ऊपर है तो क्या ये L2 अपॉन L1 और A नीचे है तो ये A1 अपॉन A2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इस पे क्वेश्चन आता है, दो मटेरियल दे दिया जाएगा, सबका लेंथ और उसका एरिया और रजिस्टिविटी दे दिया जाएगा, उनका रेजिस्टेंस आपको कंपेयर करना होगा। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट केवल एक मटेरियल दिया गया और उसके लेंथ में या विड्थ में चेंज किया जा रहा है, तब रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तब उसकी रेजिस्टेंस के परसेंटेज चेंज क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया। अगर मटेरियल सेम रहेगा तो क्या इसमें चेंज होगा? सेम इक्वेशन है, अगर मटेरियल सेम हो जाए तब क्या होगा, रो सेम हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें रो क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको फटाफट पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर सेम मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपर का इतना बड़ा वो है, लेमिना है, आप उसको ऐसे स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करेंगे तो क्या चेंज आएगा ये बता सकते हैं आप? क्या चेंज आएगा और क्या चीज में चेंज नहीं आएगा? अगर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर आप सेम, मान लीजिए आपके पास एक ऐसे कोई वायर था, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएगा, शुरू में लेंथ L1 मान लेते हैं और एरिया क्या है A1 मान लेते हैं। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके एक दूसरा वायर बना दिया और इसका एरिया A2 हो गया, ठीक है, और लेंथ क्या हो गया L2 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सेम मटेरियल है, आपने उसको स्ट्रेच किया है ना। अगर इसी को मैं स्ट्रेच करूं मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो ρ1 होगा वो भी रो होगा और इसके लिए जो ρ2 होगा वो भी रो होगा। ये बात समझ में आया? तो अभी जो आपने इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, क्या ये वाला इक्वेशन R2 अपॉन R1, क्या ये ρ2 अपॉन ρ1 1 हो गया? तो क्या ये L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 हो गया? ये बात समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब एक चीज और बताइए, लेंथ अगर मैंने बढ़ा दिया तो विड्थ तो कम हो गया ना, तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। आप एक गिलास पानी लीजिए, बोतल में डाल दो, चाहे लोटा में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और वॉल्यूम होता क्या है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा, क्या ये दोनों सेम रहेगा? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या है? दोनों का सेम रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? A1
L1, फाइनल वॉल्यूम क्या है A2 L2। तो यहां से अगर आप देखें तो L2 अपॉन L1 क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2। और मान लीजिए कि ये रेशियो n है, आपने n टाइम स्ट्रेच किया, कितने टाइम स्ट्रेच किया n टाइम, तो ये जो L2 अपॉन L1 है और A1 अपॉन A2 है, दोनों किसके इक्वल हो गया n के इक्वल हो गया। तो यहां से क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था R2 अपॉन R1, L2 अपॉन L1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो L2 अपॉन L1 की जगह पर क्या लिख सकते हो n, और A1 अपॉन A2 की जगह पर भी क्या लिख सकते हो n। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है क्या बन गया n इंटू n, n स्क्वायर। दैट मीन्स ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर आप वायर को मान लीजिए आपने 4 टाइम्स एलोंगेट कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर आपने 4 टाइम्स एलोंगेट किया, इसको 4 टाइम एलोंगेट किया, तो एक यहां से क्या लिखोगे R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है, और R1 शुरू वाला था। तो अगर आपने 4 टाइम्स एलोंगेट किया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट का मतलब समझो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। परसेंटेज किसे निकलता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, हाँ या ना। ये बात क्लियर हो रहा है कि परसेंटेज किसे निकालेंगे। तो यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे आप देखिए तो आपके पास क्या है, R2 अपॉन R1 किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप दोनों साइड 1 को माइनस कर दीजिए, दोनों साइड क्या करिए 1 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि R2 अपॉन R1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो गया, क्या ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 ये नहीं हो गया n स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। अब ये R2 माइनस R1 क्या है, डेल्टा R ही तो है, क्या ये डेल्टा R नहीं है, डेल्टा R अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, कौन सा चेंज हो गया, ये फ्रैक्शनल चेंज। ये कितना है, फ्रैक्शनल चेंज। अगर इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो इस पे जो वेरिएशन है सब हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन देता हूं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्या निकाला, R निकाल दिया रो L अपॉन A। कंपेयर करना हो तो R2 अपॉन R1, रो 2 अपॉन रो 1, L2 अपॉन L1 और फिर A1 अपॉन A2। अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल को अगर आप चेंज कर रहे हैं तब ये R2 अपॉन R1 कितना हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा तो ये n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, यहां तक में कहीं से कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सारा एक साथ बना दिया, देखो ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, है इस फॉर्मूले में हमने बस केवल एक फॉर्मूला डिस्कस किया अभी तक कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, बस इस फॉर्मूला को डिस्कस किया है। यहां तक में कोई दिक्कत है? एंड कितने टाइम्स आपने स्ट्रेच किया, यहां n क्या है कि आपने कितना गुना,
कितना गुना स्ट्रेच किया है, मान लीजिए 4 गुना स्ट्रेच किया तो कितना गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। 2 गुना किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? अब यहां पे आपके स्कूल लेवल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जेई में कई बार क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलस के आते हैं, इसमें थोड़े से मतलब उसमें वो रहेंगे। यहां पे क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चेंजेज आ जाए, ये फिक्स ना रहे, L फिक्स ना रहे, A फिक्स ना रहे, रो फिक्स ना रहे, तो फिर इसमें आपको क्या है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना, ठीक है। एक स्पेयर ये है, ठीक है, और इसी के अंदर एक दूसरा स्पेयर बना हुआ है, ठीक है। ये स्पेयर है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, और इसके बीच का जो मटेरियल है, इसके बीच का जो मटेरियल है, इसका आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला अभी भी वही है। क्या करें? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक स्फीयर है बड़ा सा, उसका रेडियस क्या है, R2 है, और एक स्फीयर क्या है, अंदर है, उसका रेडियस क्या है, R1, और उसके बीच में कुछ मटेरियल है, उस मटेरियल का को क्या करना है, उसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। कर सकते हैं? हाँ है ना मेधावी? होगा नहीं होगा पता नहीं। देखो प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर क्या कहता है कि एक यहां से क्या करो, स्ट्रिप ले लो, R रेडियस का एक स्ट्रिप ले लो, यहां एक के लिए R, और यहां से एक पतला सा डिफरेंशियल लेंथ पे ले लो, dr लेंथ पे। ये तुम्हारा dr लेंथ का हो गया, और इसका रेडियस क्या हो गया, R। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बस आपको ये निकाल, अगर आपको पता चल जाए कि इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी पूरी। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू रो एल, इसका लेंथ कितना है, डी एक्स, नहीं डी आर लिए थे ना, डी आर, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, हो गया खत्म वो आपका काम, 0 से लेके R तक। नहीं तो यहां से क्या आ गया, R इक्वल टू क्या क्या इसमें है, रो है और 4 पाई है, बाहर आ जाएगा। अरे क्या हो गया, R की पावर -2 dr, R1 से लेके R2 तक, नहीं, और R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। तो फाइनली तुम्हारा इंटीग्रेशन इसे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन R आ जाएगा, तो यहां रख दो, तो ये हो गया रो अपॉन 4 पाई, और माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन R, R1 से R2 तक, तो ये हो जाएगा -रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया, देखो R इक्वल टू
रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो ये अगर आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप जेई में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये है 10 अप्रैल 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई स्मॉल a and स्मॉल b, b is greater than a is filled with medium resistivity rho, the resistance between the spheres will be। डायरेक्ट अब क्वेश्चन है, इसके जगह पे a दिया हुआ है और इसके जगह पे b दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेरिवेशन का रिजल्ट पता होता तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, यहां तक में कोई कष्ट है? तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एक फार्मूला डिस्कस किया अभी तक बस, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बस, और कुछ नहीं किया। कंटिन्यूअस के लिए भी कर लिया और डिस्क्रीट के लिए भी कर लिया, अलग अलग वैल्यू रहेगा और आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है डायरेक्ट आप लिखेंगे R इक्वल टू, इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है, सीधे R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, R नॉट क्या है? R नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, मान लीजिए एट टेम्परेचर T1। R क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस है कहाँ पे? एट टेम्परेचर T2। T2 क्या है? T1 से बड़ा है। ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। यह है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां से देखिए, अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करें तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना। और यहां से इस R नॉट को इधर लेके आइए तो क्या यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी? R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट डेल्टा टी। देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा R, ऐसे ऐसे अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? dr अपॉन dt और फिर 1 अपॉन R नॉट। R नॉट क्या? आपका इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। इस पर भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई कष्ट है? लिख लिया? सही कह रहे हो तुम, हो गया। सेम एक्सप्रेशन आपके रजिस्टिविटी के लिए भी होता है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टिविटी लिखना है, मेधावी जी का हाथ बहुत धीमे धीमे चलता है। अगर आपको रजिस्टिविटी लिखना है तो रजिस्टिविटी क्या होगा? रो इक्वल टू रो नॉट
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम है इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी यही वेरिएशन होता है और रेजिस्टेंस के लिए भी यही वेरिएशन होता है। और ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में कि ये जो टेम्परेचर पे चेंज होने का कारण है, उसका कारण क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। याद है ना? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी का हमारा जो कंसेप्ट आता था उसमें रिलैक्सेशन टाइम आ रहा था एक्सप्रेशन में, जिसकी वजह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आया। एक चीज़ याद रखिए, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन जेई में है। ठीक है, तो उसका मैं फार्मूला आपको कर देता हूँ, डिराइव करना अभी नहीं है, हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उस पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो रजिस्टर को आप सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, ये दो रजिस्टर है R1 और R2, अगर आप इसको सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करने का मतलब क्या है कि सेम करंट फ्लो होता है दोनों में। दोनों में क्या होना चाहिए? सेम करंट फ्लो होना चाहिए। इसका जो इक्विवेलेंट आता है, इसका जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस R2। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस है, अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं, मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या जनरल लिखे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन कितने भी रेजिस्टेंस होंगे ऐसे ही हो जाएगा। जेई में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान दीजिए कि अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 है, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, या पैरेलल में जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि जो अल्फा होता है इक्विवेलेंट, वो होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो। किसके लिए है? फॉर बोथ सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों के लिए सही है। चाहे जिसको ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो इस पे हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये